Assalamualaikum. I am Dr. Nida Waid and today I will discuss the chapter Physiology of Performance Factors Affecting Performance, that is the part of exercise physiology lecture series. So what factors affect on performance? So we talk about one by one. If we talk about diet, तो diet में क्या important है? First is your water intake and second one is your carbohydrate. Mostly लोग जब भी exercise कर रहे होते हैं तो carbs नहीं लेते हैं, जबकि carbs लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा सीएनएस इन्फेक्शन की सीएनएस फंक्शन की बात की जाए तो अराउजल एंड मोटिवेशन, जितने आपको सुकून से रिलैक्स होके और मोटिवेट होके एक्सरसाइज करेंगे उतना आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकेंगे। जितना खुशी से पार्टिसिपेट करेंगे उतना आपका ब्रेन अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट करेगा। देन आपकी स्ट्रेंथ एंड स्किल्स प्रैक्टिस, आपकी बॉडी टाइप, मसल्स फाइबर टाइप, वो कितना टारगेट करें, कितना आपकी प्रैक्टिस है उसके हिसाब से। देन योर एनवायरनमेंट, इट डिपेंड्स ऑन योर environment, either it is hot or either it is cold or either there is humidity and altitude के हिसाब से भी आपकी परफॉर्मेंस में डिफरेंस पड़ता है। देन एनर्जी प्रोडक्शन की बात की तो यू हैव टू सिस्टम्स, नंबर वन इज़ एनारोबिक सिस्टम एंड सेकंड वन इज़ एरोबिक सिस्टम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसको कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपको पता होगा एरोबिक कब यूज़ करना है, एनारोबिक कब यूज़ करना है और उससे कैसे अपने आप को बूस्ट अप करना है, तो ऑटोमेटिकली ये तमाम फैक्टर्स हैं दैट एनहांसेस योर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज। सो साइट ऑफ फटीग, फटीग क्या है? नॉर्मल ज़बान में हम बात करें तो थकन को हम कहते हैं फटीग। Fatigue basically inability to maintain power output or force during repetitive muscular contraction। जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या नॉर्मली क्या होता है कि आप थक जाते हैं, उसको हम आम ज़बान में कहते हैं थकना। और वैसे अगर हम साइंस की ज़बान में कह रहे हैं तो जब आपकी बॉडी जो है, आपकी जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो और नहीं हो सकती, उसकी एबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है या बस वो थक जाता है, दैट इज़ कॉल्ड फटीग। We have two types of fatigue. Number one is central fatigue, second is peripheral fatigue. Central fatigue means central nervous system. Peripheral fatigue depends on neural factors, mechanical factors, energetics of contraction. अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी जो ब्रेन की साइकी है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड पेन, आपका जो मोटिवेशन है, बहुत ज़्यादा इसका फ़र्क पड़ता है। अगर मोटिवेशन आपका इम्पेयर्ड है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एक्सरसाइज परफॉर्मेंस है और आपकी जो एनर्जी है वो डिफर होगी। और अगर आपका जो एक्टिवेशन प्रॉपर है तो आपके जो स्पाइनल कॉर्ड से पेरिफेरल नर्व्स, देन मसल सर्कुलेमा, और इस तरह आपका क्या होगा, कैल्शियम रिलीज प्रॉपर होगी, एक्टिन मायोसिन इंटरैक्शन प्रॉपर होगा, और जो फोर्स और आउटपुट जनरेटेड वो बहुत अच्छे से हो पाएगी इफ़ यू आर मोटिवेटेड। अगर मोटिवेटेड नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे और सारे इशूज़ में थके हुए हैं, तो सिर्फ मोटिवेशन का ही नहीं होता कि आप थके हुए ना हो, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है आप सारा दिन थक जाते हैं, फटीग हो जाते हैं, हमारा ब्रेन भी फटीग हो जाता है। आप सारे दिन अगर आप ऐसा काम करें इट्स रिलेटेड टू ब्रेन, तो आपका ब्रेन भी क्या होगा, थक जाएगा। देखा नहीं, अक्सर आप पढ़ रहे होते हैं जब आप जो अगर आपके पेपर्स चल रहे हैं या पढ़ रहे हैं आप ज़्यादा, तो आपको भूख ज़्यादा लग रही होती है, और ये रीज़न इसलिए कि आपका ब्रेन तो वर्किंग में है। सेंट्रल फटीग की हम बात करते हैं, बेसिकली रिडक्शन मोटर यूनिट एक्टिवेटेड। आप क्या है कि जो मोटर यूनिट्स में जो रिडक्शन है वो एक्टिवेट हो गया, तो ऑटोमेटिकली जो मोटर यूनिट फायरिंग फ्रीक्वेंसी वो कम होगी, जिससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम अराउजल है वो ऑल्टर हो गया, तो जो कि फैसिलिटेट करता है मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट को, जो मोटिवेशन को इंक्रीज़ करता है, फिजिकल और मेंटल डाइवर्जन को इंक्रीज़ कर रहा है, वो क्या हो गया, ऑल्टर हो गया। जिसके बेसिस पे क्या हो रहा है कि आप जो सेंट्रल फटीग हो गया है, आप सेंट्रली यानी नर्वस सिस्टम आपका फटीग में चला गया, आपका ब्रेन जो है अब इसको उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। अच्छा, मेट्रॉन क्लासिक एक्सपेरिमेंट, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसने उसमें देखा कि जो वॉलेंटरली मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन है, जब उसने कंपेयर किया इलेक्ट्रिकली इंड्यूस्ड मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन से, यानी उसने एक इक्विपमेंट लिया इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, उससे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करके देखी और वॉलेंटरली कॉन्ट्रैक्शन करवानी यानी किस लोगों से खुद करवाई, तो उसने देखा सबका ना कोई डिफरेंस नहीं था कोई टेंशन में। तो अगर आप फटीग में हो वॉलेंटरली कॉन्ट्रैक्शंस में, अगर मसल्स फटीग में चले जाएं, तो आप इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी उस चीज़ को, उस टेंशन को ख़त्म नहीं कर सकती हैं। और इसके अलग कॉन्ट्रास्ट की बात की जाए तो एक और साइंटिस्ट ने कहा था कि
simple shoot during exercise exertion could increase what was formed to be maximal strength. वो कहते हैं कि जो सिंपल आप क्या करें, जो जो छोटे छोटे जो है ना बूट्स की फॉर्म में एक्सरसाइज करें तो आपकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको इंक्रीज करते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है अराउजल वो फटीग की वजह से ऑल्टर होता है. क्यों होता है? उसमें सबसे पहले आपकी फिजिकल मेंटल डाइवर्जन, मोटिवेशन और आपका जो मोटर रिक्रूटमेंट फैसिलिटी है, यूनिट फैसिलिटी, वो सारी ऑल्टर हो जाती है. इसलिए आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो फटीग हो जाता है. एक्सेसिव एंड्योरेंस ट्रेनिंग या ओवर ट्रेनिंग की हम बात करें, जब आप ओवर ट्रेनिंग करते हैं यानी आप अपनी बॉडी की कैपेसिटी के लिहाज से आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आपकी बॉडी की इतनी कैपेसिटी नहीं है, आपके मसल्स इतने कैपेबल अभी नहीं हुए, तो ऑटोमेटिकली इट अफेक्ट्स योर परफॉर्मेंस. क्या अफेक्ट करेगा? आपकी परफॉर्मेंस को रिड्यूस करेगा, आपको प्रोलॉन्ग फटीग हो सकता है, आपके जो ब्रेन की सेरोटोनिन एक्टिविटी है उसको क्या हो जाएगा, वो ऑल्टर हो जाएगी. तो ऑटोमेटिकली कॉन्शियस सबकॉन्शियस आपका जब भी आपकी बॉडी पेरिफेरल फटीग भी हो तो आपका जो ब्रेन है वो इन्वॉल्व होता है. आपके ब्रेन जब ओवर ट्रेनिंग कर लेते हैं तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि भाई आपकी मसल्स कैपेबल नहीं है, ज़्यादा वर्कलोड हो गया है, बहुत ज़्यादा काम कर दिया, नाउ यू हैव टू टेक अ रेस्ट. रेस्ट नहीं करेंगे तो फिर फटीग बढ़ता जाएगा. पेरिफेरल फटीग की बात करें, न्यूरल फैक्टर्स, वो फटीग जो कि एसोसिएटेड है न्यूरल फैक्टर्स से, आपकी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से, सार्कोलीमा से, ट्रांसवर्स टिब्यूल से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से, तो वो है पेरिफेरल फटीग. ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात की जाए तो इसमें फटीग जब आ जाता है, आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना है वो जो है वो प्रॉपर जनरेट जो है वो जहाँ फटीग होगा वहाँ पे प्रॉपर जनरेट नहीं हो पाएगा, आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी. सार्कोलीमा और ट्रांसफर टिब्यूल की बात की जाए तो जो ऑब्वियसली जब आपका एक्शन पोटेंशियल जब वो ऑल्टर हो रहा है, उसकी एबिलिटी ऑल्टर हो रही है, तो आपकी जो क्यों होती है, क्योंकि आपका सोडियम पोटेशियम पंप की जो एक्टिविटी है वो ऑल्टर हो जाएगी, वो एबल नहीं होगा उसको मेंटेन करने में. साथ साथ आपके जो टी टिब्यूल्स जो हैं उसमें जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना है, कैल्शियम रिलीज होनी है, कैल्शियम रिलीज कम हो जाएगा. जब कैल्शियम रिलीज कम होगा, सोडियम पोटेशियम पंप की एबिलिटी हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपका जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना है वो खुद ब खुद कम हो जाएगा. तो अगर हम समरी के देखें तो CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत ज़्यादा आपका फटीग ऑल्टर कैसे कर रहा होता है, आपकी मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं. और अगर हम मसल्स के एक्शन पोटेंशियल की बात करें तो जो मसल्स के एक्शन पोटेंशियल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह आपकी जो कैल्शियम रिलीज नहीं हो रहा होता, सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है और ऑटोमेटिकली आपकी जो है पेरिफेरल फटीग हो जाता है. जिसकी बेसिस पे मैकेनिकल फैक्टर्स कौन से होते हैं, इसमें हम मैकेनिकल फैक्टर्स देख लेते हैं. मैकेनिकल फैक्टर्स की बात कीजिए तो क्रॉस ब्रिजिंग साइकिल या टेंशन डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करती है, आपकी एक्टिन एंड मायोसिन पे, आपकी कैल्शियम पे, आपकी ATP अवेलेबिलिटी पे. जब भी आपकी बॉडी में फटीग होता है तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाती है. जब हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाती है तो कैल्शियम कंसनट्रेशन की जो फोर्स चाहिए होती है वो कम हो जाती है, क्रॉस ब्रिज फोर्स होती है वो कम हो जाती है, कैल्शियम रिलीज जो होती है वो इनहिबिट हो जाती है. इसके अलावा क्या होता है कि आपको जो अगर रिलैक्सेशन टाइम अगर आपका जो है वो आपको ज़्यादा बढ़ जाता है. तो पेरिफेरल फटीग की अगर हम समरी देखें तो क्रॉस ब्रिज एबिलिटी होती है जो साइकिल की, आपके किसी भी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, टेंशन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फटीग क्या करता है, आप में हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन है उसको बढ़ा देता है और जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वहाँ से कैल्शियम अपटेक को कम कर देता है. इनेबल नहीं होता, वो कर नहीं पा रहा होता और ATP जितने चाहिए वो उतने कम होते हैं. तो ऑटोमेटिकली जब आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, ATP नहीं मिलेंगी, एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको पेरिफेरल फटीग हो जाएगा. एनर्जेटिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पेरिफेरल फटीग. अब जब क्या होता है कि बेसिकली ये क्या कह रहे हैं, ये थ्योरी कह रही है कि आपकी जो ATP रिक्वायरमेंट्स हैं यानी आपको जितने ATP चाहिए, एनर्जी चाहिए आपको जितनी, और ATP जनरेटिंग कैपेसिटी यानी कि अब जितना ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें हो गया इम्बैलेंस.
जब आपकी बॉडी में एटीपी जनरेटिंग मैकेनिज्म एटीपी यूज़ के साथ जो इम्बैलेंस हो जाता है, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सब्सटेंसेस जो होते हैं वो आपकी सेल्स में एक्युमुलेशन स्टार्ट कर देते हैं, जो आपकी मैक्सिमल फोर्स को इनहिबिट करते हैं, आपके क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी को, बेंडिंग को रिड्यूस कर देते हैं, और कैल्शियम रिलीज फ्रॉम स्मूथ रेटिकुलम से क्या करते हैं, वो इनहिबिट कर देते हैं। तो अगर हम इसकी समरी को डिस्कस करें तो fatigue basically it's a mismatch between the rate at which muscle uses ATP and the rate at which ATP can be supplied। यानी कि मिसमैच हो रहा है, आपके जो जितने भी मसल्स हैं वो ATP को यूज़ कर रहे हैं, इन बिटवीन किसके बीच में, ATP जितने सप्लाई हो रहे हैं। यानी कि हम जो है ATP ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और ATP इतने प्रोड्यूस सप्लाई नहीं हो रहे हैं। तो और जब इसमें इम्बैलेंस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको फटीग होना स्टार्ट हो जाएगा। सेलुलर फटीग की हम बात करें तो वो क्या करते हैं, जो रेट ऑफ एटीपी यूटिलाइजेशन है उसको फास्ट कर देता है, यानी एटीपी यूटिलाइजेशन फास्ट हो गया, लेकिन रेट ऑफ एटीपी जनरेशन जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। क्यों? क्योंकि वो प्रिजर्व कर रहा होता है एटीपी कंसंट्रेशन एंड सेलुलर होमोस्टेसिस, यानी वो सेलुलर होमोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए एटीपी उसने क्या किया, रिजर्व करके रखे हैं अपने पास, प्रिजर्व। पेरिफेरल फटीग, एनर्जेटिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स फाइबर रिक्रूटमेंट की बात की जाए तो इट डिपेंड्स ऑन द एक्सरसाइज इंटेंसिटी। आप किस एक्सरसाइज इंटेंसिटी के हिसाब से कौन सी एक्सरसाइज इंटेंसिटी आप यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से आपके मसल्स फाइबर रिक्रूट करते हैं। टाइप 1 पहले एक्ट करते हैं, फिर टाइप 2 है, देन टाइप 2X है। इसमें क्या होता है, 40% VO2 मैक्स आपके टाइप 1 फाइबर्स जो है रिक्रूट पे, आप 40% VO2 मैक्स पे आपके टाइप 1 फाइबर रिक्रूट कर रहे होते हैं। टाइप 2A फाइबर कब रिक्रूट करते हैं, जब 40 से 75% आप VO2 मैक्स यूटिलाइज कर रहे हैं, और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं अबव देन 75 VO2 मैक्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, देन आपके 2X फाइबर यूज़ रिक्रूट कर रहे होते हैं। तो ये जो बेसिकली इस वजह से है कि आपकी बॉडी में लैक्टेट प्रोडक्शन की इंडिकेशन है। ये चार्ट में आपके पास दिखाई जा रही एक्सरसाइज इंटेंसिटी VO2 मैक्स एंड देन वाई एक्सिस पे देखें तो एक्टिव मसल्स फाइबर हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं पहले टाइप 1A फाइबर, फिर टाइप 2A, फिर टाइप 2X। इस तरह आपकी जो बॉडी के मसल्स फाइबर हैं वो जो है वो रिक्रूट करते हैं इंटेंसिटीज़, एक्सरसाइज के इंटेंसिटीज़ के हिसाब से। आप कितना VO2 आपकी बॉडी पर डिमांड है उसके हिसाब से आपके मसल्स फाइबर क्या कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, जो कि एक एट द एंड इंडिकेशन है कि बॉडी में लैक्टेट प्रोडक्शन हो गई है। अब लैक्टेट प्रोडक्शन हो जाए तो इट मीन्स दैट लैक्टेट प्रोडक्शन इज अ साइन ऑफ फटीग। जब भी बॉडी में लैक्टेट होगा उसका मतलब होगा कि बॉडी में फटीग हो रहा है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस की बात की जाए, इवेंट लास्टिंग देन 10 सेकेंड, यानी अगर आप अपनी एक्टिविटी को बूस्ट अप करना चाहते हैं तो आप 10 सेकंड से कम की जो है जो टाइप 2 मसल्स फाइबर उनको रिक्रूट करें। उससे क्या होगा, फोर्स जनरेट होगी, आपका जो है आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप जो एनारोबिक एनर्जी सिस्टम का आप यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है एनारोबिक एनर्जी सिस्टम आपको एकदम से हाई एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप ATP PC सिस्टम और ग्लाइकोलाइसिस के जरिए एनारोबिक एनर्जी सिस्टम को यूटिलाइज करें और 10 सेकेंड से बिलो में आप काम करेंगे तो उसमें आपके जो मसल्स फाइबर हैं वो अच्छे से रिक्रूट कर पाएंगे, आपको फोर्स जनरेट होगा और आप बहुत अच्छे से, आपको जो शॉर्ट टर्म जो आपको चाहिए परफॉर्मेंस एनहांसमेंट वो आपको मिलेगी। इसके अलावा ये परफॉर्मेंस एनहांसमेंट आपके मोटिवेशन पे भी डिपेंड करते हैं, आपके अराउजल पे भी डिपेंड करते हैं एंड इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स टू। इसके अलावा क्रिएटिनिन सप्लीमेंटेशन है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है अगर आप परफॉर्मेंस को इन्हांस करना चाह रहे हैं तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फटीग इन अल्ट्रा शॉर्ट इवेंट्स में प्रैक्टिस है, स्किल एंड टेक्निक है, और इसके अलावा आपकी मसल्स पावर है, फाइबर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन रिक्रूटमेंट है, और मोटिवेशन एंड अराउजल है। यानी सिर्फ आपकी जो आपका जो रिक्रूटमेंट है आपके मसल्स फाइबर पे भी डिपेंड करता है, आपकी मोटिवेशन अराउजल पे भी डिपेंड करता है, आपकी स्किल्स टेक्निक्स एंड प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है। तो अगर आप 10 सेकेंड से कम के इवेंट में अपने टाइप 2 फाइबर को अगर रिक्रूट करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स जनरेट कर सकते हैं, जिसकी बेसिस पे आपको फटीग कम होगा। आप अपने एनारोबिक एनर्जी सिस्टम को उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं एज द सोर्स ऑफ एनर्जी।
शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस में अगर हम एरोबिक एनर्जी सिस्टम की बात करें तो आप 10 सेकंड से 180 सेकंड्स के बीच में अगर आप एनरोबिक से एरोबिक पर शिफ्ट हो जाए मेटाबॉलिज्म में, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। एनर्जी सप्लाइड अगर हम देखें 10 सेकंड्स तक, तो आपको 70% एनारोबिक एनर्जी सिस्टम आपको सप्लाई कर रहा है और 60% आपका एरोबिक एनर्जी सिस्टम आपको एनर्जी दे रहा होता है इफ़ यू आर वर्किंग ऑन 180 सेकेंड। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस की बात कीजिए तो प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। जब भी आपकी बॉडी में एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है तो आपकी बॉडी में लैक्टेट एलिवेट होगा, बढ़ जाएगा, H+ लेवल जो है वो बढ़ जाएंगे। अगर आपकी बॉडी में लैक्टेट लेवल और हाइड्रोजन लेवल बढ़ जाएं तो ऑटोमेटिकली आपके परफॉर्मेंस को क्या कर रहे होते हैं, इम्पेयर कर रहे होते हैं। तो आपने इसलिए एनारोबिक एनर्जी सिस्टम को 10 सेकेंड्स के बिलो अगर आप यूज़ करते हैं तो आप उसको एनर्जी की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं और फटीग नहीं होगा। वैसे तो आपको इसका क्राइटेरिया होता है कि बिलो 1 मिनट, यानी आप 1 मिनट से कम में एनारोबिक सिस्टम को यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप ऑक्सीजन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो जब आप स्टार्ट करें तो आप 10 सेकेंड से स्टार्ट करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस में एनर्जी चाहिए, रिक्रूटमेंट चाहिए, तो आप 10 to 180 सेकेंड्स पे काम करें, 70% आपको एनर्जी मिलेगी एनारोबिक 10 सेकेंड्स के अंदर, 60% आपको मिलेगी एरोबिक 180 सेकेंड्स के अंदर। और इसमें अगर आपका एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस आपको क्या कर रहा है, एलिवेट कर रहा है लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन। अगर लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन होगा तो आपकी बॉडी थक जाएगी। तो आपने उससे पहले आपने इसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी आपने इसको यूटिलाइज करना है ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। मॉडरेट लेंथ परफॉर्मेंस की हम बात करें तो इवेंट्स अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें आप 3 से 20 मिनट्स तक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 60% ATP प्रोड्यूस हो रहा है एरोबिक एनर्जी सिस्टम से 3 मिनट तक। उसके बाद 90% आपको जो है ATP सप्लाइड हो रहा है 20 मिनट्स तक एरोबिकली, यानी ऑक्सीजन आपको दे रही है। इसके अलावा आपका VO2 मैक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आपका मैक्सिमल स्ट्रोक वॉल्यूम अच्छा होगा, जितना आर्टीरियल ऑक्सीजन अपटेक अच्छा होगा, हीमोग्लोबिन कंटेंट अच्छा होगा और आप ऑक्सीजन इंस्पायर अच्छे से कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका VO2 मैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, जो आपके परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट डालेगा। तो अगर आप VO2 मैक्स की अगर आपको चाहिए तो आपको जो एनर्जी आपको कहाँ से मिल रही होगी, टाइप 2 फाइबर आप रिक्रूट कर रहे होंगे, तो उससे आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा आप एरोबिक सिस्टम को यूज़ करके अपने जो है उसको एनर्जी में आप इसको यूटिलाइज कर सकेंगे। तो समरी में बेसिकली वही डिस्कस है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंटरमीडिएट लेंथ परफॉर्मेंस, हमने पहले मॉडरेट लेंथ परफॉर्मेंस से बात की थी, अब हम बात करें इंटरमीडिएट लेंथ परफॉर्मेंस, यानी अब आपको काम करना है 21 से 60 मिनट्स तक, यानी 21 से 60 मिनट्स तक आप काम कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से आपके फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका एरोबिक एनर्जी सिस्टम इन्वॉल्व है, VO2 मैक्स आपका अच्छा होना चाहिए, आप जो है लेस देन 90% VO2 मैक्स आप यूटिलाइज कर रहे हैं। इसके अलावा आपके और कौन कौन से फैक्टर्स हैं, आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, हीट हॉट इन्वायरमेंट है या ह्यूमिडिटी है वो इम्पॉर्टेंट है, आपका स्टेट ऑफ हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, क्या वाटर इनटेक आप कैसा कर रहे हैं, और इसमें आपके जो मसल्स फाइबर है वो टाइप 1 जो है बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो ये सारे क्या करें, इंटरमीडिएट लेंथ एक्टिविटी में आपको जो आप क्या कर सकते हैं, 90% VO2 लेस देन 90% VO2 आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें आपका एरोबिक एनर्जी सिस्टम यूटिलाइज इन्वॉल्व हो रहा है मेनली, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है ना, और आपके साथ साथ डिहाइड्रेशन यानी हाइड्रेशन स्टेट, पानी कितना पी रहे हैं और इन्वायरमेंट कैसा है, अकॉर्डिंग टू डैट आपने हाइड्रेशन लेवल वैसा रखना है जैसा आपका इन्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको हमेशा मैनेज करना होता है। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेंगे। देन हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की। अब आपको करनी है 1 घंटे से लेकर 4 घंटे तक एक्सरसाइज। तो आपको पता है कि इतनी देर अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम क्लियरली एरोबिक एनर्जी सिस्टम को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम कब कर सकते हैं, जब हमारा इन्वायरमेंट हमें फेवर करेगा, यानी इन्वायरमेंट जैसा उसके हिसाब से। मैंने आगे भी डिस्कस किया था जब स्टार्टिंग में कि कार्बोहाइड्रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट अफेक्ट्स ऑन योर परफॉर्मेंस। तो कार्बोहाइड्रेट ज़रूर लें, कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहता है। किस लिहाज से, अदरवाइज़ आपका जो मसल्स और लिवर ग्लाइकोजन स्टोर है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है।
कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कार्बोहाइड्रेट ज़रूर लें। कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी एक्सरसाइज एफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल डालता है। इसके साथ साथ आपका फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट कंजम्पशन एंड डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हर एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप 1 से 4 घंटे को टारगेट कर रहे हैं, यानी 1 आवर से 4 आवर्स तक अपने आप को टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें आपकी जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कार्बोहाइड्रेट आप यूज़ करें, ताकि जब आप एक्सरसाइज करें तो आपकी बॉडी से कार्बोहाइड्रेट यूज़ हो। इसके अलावा आपका डाइट, फ्लूइड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपका एनवायरनमेंट भी इसमें बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है। एथलीट एज अ मशीन, एथलीट की हम बात करें तो इसका बेसिक गोल क्या होता है कि अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करना होता है। जो भी अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि एथलीट का सिर्फ एक मकसद है, जो भी वो प्लेयर है उसके हिसाब से वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, अच्छे से अच्छा खेल सके, अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सके। तो उसमें जो है उसका सिर्फ मेन फोकस क्या है कि अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करना है। तो मशीन्स की तरह ही काम कर रहे होते हैं। एलाइट एथलीट्स वो होते हैं जो एथलीट्स, जो पुराने एथलीट्स हो जाते हैं, अच्छे से काफ़ी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, काफ़ी 10 साल 20 साल से, उनको एलाइट एथलीट कहते हैं और मशीन की तरह ही काम करते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनमें जब वो एक्सरसाइज कर रहे हो हम उनकी किन फैक्टर्स पे काम करें, हम उनके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कम से कम करें, उनको जो कम से कम करें, यानी वो उनकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए उनके फटीग लेवल को पे वर्क किया जाए और उनकी जो परफॉर्मेंस को इन्हांस किया जाए, उनकी जो एनर्जी सिस्टम है उनको प्रॉपर यूटिलाइज़ किया जा सके अकॉर्डिंग टू डैट। तो इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज़ हैं कि एथलीट्स की परफॉर्मेंस को इन्हांस कैसे किया जाए, उनके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कम से कम कैसे किया जा सके, और ये फटीग को कम कैसे किया जा सके। एरोबिक एनर्जी सिस्टम या एनारोबिक एनर्जी सिस्टम, ये हमारे डिफरेंट एनर्जी सिस्टम है, उनको कैसे यूटिलाइज़ किया जा सके बेस्ट वे में। तो इन सब का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। वो सारे फैक्टर्स जो हमने आज डिस्कस किए, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। दिस इज़ एन ओवरव्यू ऑफ द लेक्चर. If you have any query, any question, you can comment in the comment section. If you like my video, then please subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.